तो आज हम लोग पढ़ने हैं बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। बहुत इजी चैप्टर है, आप लोग नोट्स से रेफ़र कर लेना। एक पेज में ख़त्म हो गया पूरा चैप्टर। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। जूलॉजी का 50% क्वेश्चन ह्यूमन फिजियोलॉजी के 7 चैप्टर से आते हैं, तो पढ़ लोगे तो आसानी से, ये चैप्टर पढ़ लोगे तो आसानी से 8 मार्क्स आपको मिल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोगों को पढ़ना है कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। 3 है कंपोनेंट, रेड ब्लड सेल है, वाइट ब्लड सेल है और प्लेटलेट्स है। रेड ब्लड सेल के ऊपर आपको कुछ चीज़ याद करने पड़ेंगे कि रेड ब्लड सेल कहाँ बनता है, बोन मैरो में। और रेड ब्लड सेल में आपको ये याद रखना ही है कि बार बार पूछते हैं ये लोग कि रेड ब्लड सेल कौन सा ऐसा सेल है जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, कंपोनेंट ऑफ ब्लड। तो आपको बोलना है रेड ब्लड सेल इट इज़ नो न्यूक्लियस। इधर में नो न्यूक्लियस नहीं होता, इट इज़ ई न्यूक्लिएट। रेड ब्लड सेल बाइकॉन्केव होता है और आपको याद रखना है कि 12 to 16 ग्राम्स होता है पर 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड में रेड ब्लड सेल्स। ये कुछ और भी वैल्यूज हैं जो एनसीईआरटी में दिए, इधर से क्वेश्चन नहीं आता, बस ये कभी पूछा जा सकता है। 12 to 16 ग्राम्स पर 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड। रेड ब्लड सेल हो गया। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं WBC, जिसको ल्यूकोसाइट भी बोला जाता है। ल्यूकोसाइट में भी न्यूक्लियस नहीं होता है। 6000 से 8000 WBC होता है पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड में। और थर्ड में आ जाता है इट इज़ प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट भी बोला जाता है। वो फ्रॉम मेगा कैरियोसाइट ऑफ बोन मैरो से बनता है। मेगा कैरियो मतलब ये इसका सोर्स आपको याद रखना है, मेगा कैरियोसाइट ऑफ बोन मैरो। और इसके लिए कुछ स्पेसिफिकली याद नहीं रखना है, एरिथ्रोसाइट बनता है बोन मैरो में। फिर हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा ब्लड और प्लाज्मा के ऊपर पढ़ लेते हैं। इस डायग्राम से मतलब चार्ट जो मैंने बनाया है एरोस देखे, प्लाज्मा में 90 to 92% पानी होता है, वाटर होता है, और 6 से 8% प्रोटीन होता है। और ब्लड कंसिस्ट ऑफ 55% ऑफ प्लाज्मा 55% इन ब्लड। तो ये आपको याद रखना है। और 3 पॉइंट से आपको याद करना है। फाइब्रिनोजन हेल्प्स इन कोएगुलेशन एंड क्लॉटिंग। ग्लोबुलिन aids your defense mechanism, and albumin helps in maintaining the osmotic balance. जब प्लाज्मा में फाइब्रिनोजन नहीं होता है, मतलब नो क्लॉटिंग फैक्टर, उसको सीरम भी बोला जाता है। तो ये हो गया, बहुत इजी था। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ लेते हैं कि WBC जो अभी हम लोगों ने इंट्रोडक्टरी पढ़ा था WBC के बारे में, तो उसके ऊपर ये 5 WBC के टाइप्स है। 2 टाइप्स है बेसिकली WBC के, ग्रैन्युलोसाइट और ए ग्रैन्युलोसाइट। ग्रैन्युलोसाइट के अंदर 3 आता है। आपको याद करना पड़ना है कि इसके फंक्शंस याद करना है, ये कितना परसेंटेज है इसमें, और आपको दिखता कैसा है वो आपको याद करना है। मैंने कुछ पॉइंट्स लिख दिए इधर जिसको रेफर करके आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकेंगे। तो पहला हो गया न्यूट्रोफिल्स। ये आपको याद करना सबसे ज़्यादा होता है, 60 to 65%। और डायग्राम कैसे याद करना है कि 3 to 5 लोग होता है उसमें। देखिए बहुत सारे हैं ना, इधर 3 to 5 लोब्स। न्यूट्रोफिल्स फैगोसाइटिक और 60 to 65%। एसिनोफिल्स को एसिडोफिल्स भी बोला जाता है। बेसोफिल्स को तो पता ही चल रहा है कि बेस है। एसिनोफिल्स को एसिडोफिल्स भी बोला जाता है। वो 2 to 3% इन ब्रेथ होता है और ये हेडफोन के जैसा दिखता है, 2 लोब्स। बेसोफिल्स इज 0.5 to 1% होता है, ये होता है एस शेप। तो एसिडोफाइल क्या करता है, रेजिस्ट इन्फेक्शन। और बेसोफिल्स हेल्प्स इन सेक्रेशन ऑफ हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड हेपारिन। ग्रैन्युलोसाइट हो गया कंप्लीट। उसके बाद आना है ए ग्रैन्युलोसाइट। ए ग्रैन्युलोसाइट में क्या होता है कि 2 है उसमें, लिम्फोसाइट को तो आपको पता होना चाहिए, बीटा होता है, टी होता है। टी लिम्फोसाइट कुछ ऐसा दिखता है, ये नहीं पूछा जाएगा इसलिए फिर भी मैंने नोट डाउन कर लिया।
ये होता है टी लिम्फोसाइट और ये होता है बीटा लिम्फोसाइट, सॉरी बीटा। ये रहता है एग्रेन्युलोसाइट 20 to 25%, और मोनोसाइट जो होता है एग्रेन्युलोसाइट का सेकंड इज 6 to 8%, और शेप होता है इसका किडनी जैसा। किडनी को कलर करना भूल गए हम लोग, तो कलर कर लेते हैं। मोनोसाइट फैगोसाइटिक, न्यूट्रोफिल्स भी फैगोसाइटिक। ये ऐसा दिखता है, ये किडनी, और ये 3 to 5 लोब्स। हो गया, ये बहुत ईजी था। अभी पढ़ने वाला है आरएच ग्रुपिंग के बारे में। ये मैंने एलएन मॉड्यूल्स पढ़ा था, इसमें कुछ बहुत सारा कुछ लिखा हुआ था। फिर मैंने खोल के देखा कि एनसीईआरटी में कुछ है ही नहीं, 2-3 पॉइंट्स ही है जो आपको स्पेसिफिकली याद करना है। तो क्या होता है कि आरएच ग्रुपिंग, आरएच क्या होता है, एक एंटीजन होता है विच इज़ प्रेजेंट इन 80% ऑफ आरबीसी। और इसके कंडीशन मतलब इसको समझने के लिए एक सिनेरियो दिया गया है कि मतलब इसको ये नोटेबल क्यों है। क्या होता है कि अगर सोचो मदर अगर आरएच नेगेटिव हो गया, मतलब उसमें नहीं है, और फीटस हो गया आरएच पॉजिटिव, तो क्या होता है कि मदर हो गया नेगेटिव और फीटस हो गया पॉजिटिव, तो फीटस के बॉडी में एंटीजन है आरएच इसके लिए, तो मदर क्या करेगा, उस मदर में आरएच एंटीजन के लिए उसके लिए एंटीबॉडीज बने। तो जब एंटीबॉडीज बनता है क्या होता है, मदर डेवलप्स एंटीबॉडीज विच डिस्ट्रॉयज फीटस आरबीसी। उस जब आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाता है तब क्या होता है, फीटालिसिस, और इस प्रोसेस को बोला जाता है एरिथ्रोब्लास्टिस भी बोला जाता है। एरिथ्रो क्यों, क्योंकि आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स बोला जाता है। एरिथ्रोब्लास्टिस एंड फीटालिस क्या होता है, एंड आपको शायद लगा ये कैसे कांटेक्ट में आएगा, क्योंकि प्लासेंटा में रहता है। और ऑल्सो ये ऐसे भी हो सकता है कि जब सेकेंड बेबी के टाइम में भी हो सकता है कि इफ़ अ मदर गेट्स प्रेग्नेंट विद अ सेकेंड बेबी, तो जब ड्यूरिंग फर्स्ट प्रेगनेंसी कभी कभी ब्लड कांटेक्ट में आ जाता है, इसलिए एंटीबॉडीज बन जाती है। तो आरएच ग्रुपिंग के लिए बस यही पढ़ना था, इजी है। आप लोगों को अगर कुछ समझ नहीं आया तो ये आप गो थ्रू कर लीजिएगा, ये इधर जो 5-6 लाइन लिखा हुआ है, आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा। फिर हम लोग को पढ़ना है क्लॉट्स के बारे में। चोट लगती है, क्लॉट बन जाता है, उसके लिए व्हाट इज क्लॉट? क्लॉट इज अ कोएगुलम ऑफ फाइब्रिन वेयर डेड एंड डैमेज एलिमेंट्स आर ट्रैप्ड। क्लॉट के बारे में हम लोगों को कुछ और भी पढ़ना है कि ये चीज़ बहुत आता है, तो ये आपको पहले पढ़ना है। प्रोथ्रोम्बिन वो लीवर में बनता है। Prothrombin gets converted to thrombin under the presence of thrombokinase, and this thrombin acts as a biocatalyst for the conversion of fibrinogen to fibrins. Fibrin से बनता है clots। तो पहले ये प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनता है थ्रोम्बोकाइनेस के अंदर में, और देन thrombin becomes a biocatalyst for the conversion of fibrinogen to fibrins। इजी था। फिर हम लोगों को पढ़ना है लिम्फ के बारे में। लिम्फ के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। लिम्फ इज कलरलेस, ये क्लास 10 में भी पढ़ा था, याद होना चाहिए। लिम्फ इज ब्लड माइनस आरबीसी, आरबीसी नहीं होता है, एंड देयर इज सम प्रोटीन प्रेजेंट एंड डब्ल्यूबीसी होता है। क्या करता है, एंटीबॉडी रेस्पॉन्स वो स्टिमुलेट करता है। दे रिटर्न इंटरस्टाइटल फ्लूइड बैक टू ब्लड। दे लिम्फ हैज द सेम मिनरल कंपोजिशन एज प्लाज्मा, और ये होता है कि fats absorbed by lacteals which is then absorbed by intestinal villi। intestinal villi क्या होता है, वो म्यूकोसा का स्पेशलाइजेशन होता है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में पढ़ेंगे। वो सेल्स ऑफ लिबरकन बोल के है, उधर में वो स्मॉल इंटेस्टाइन का स्पेशलाइजेशन है, वो बाद में पढ़ेंगे, वो अभी ये पढ़ लेते हैं। ये आपको याद करना, फैट्स एब्जॉर्ब्ड बाय लैक्टेल्स व्हिच इज देन एब्जॉर्ब्ड बाय इंटेस्टाइनल विलाई। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हार्ट के बारे में। हार्ट के ब्लड पैसेज को तो आपको याद ही होना चाहिए, क्लास 10 में पढ़ा था हम लोगों ने, फिर भी मैं बता देता हूँ क्या होता है, इधर सब समझ लेते हैं।
ये आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, तो इधर से समझ लेते हैं। आपको याद रखना है कि लेफ्ट में जो भी होगा, लेफ्ट इज ऑलवेज फॉर ऑक्सीजनेटेड एंड राइट इज ऑलवेज फॉर डीऑक्सीजनेटेड। तो लेफ्ट एट्रियम से क्या होता है, और हाँ एक बात बता देता हूँ कि पल्मोनरी जो बोला जाता है, पल्मोनरी का मतलब जो चीज़ लंग्स में जाएगा वो पल्मोनरी हो जाएगा। मतलब इधर से जब राइट एट्रियम पल्मोनरी आर्टरी टू लंग्स जाता है, कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लंग्स, तो हो गया ये पल्मोनरी आर्टरी। और कैरिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू द लेफ्ट एट्रियम, ये पल्मोनरी वेन बन जाता है। और फिर जो वेंट्रिकल बॉडी में पास करेगा, बॉडी पार्ट्स में जो पास करेगा वो होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। उधर से जो निकलता है उसको बोलता है डोर्सल एओर्टा, एओर्टा भी बोला जाता है। देखा बॉडी पार्ट्स, वेंट्रिकल से निकला, बॉडी पार्ट्स में गया और फिर ये लेफ्ट वेंट्रिकल में घुस गया। राइट वेंट्रिकल में घुस गया, बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करके राइट वेंट्रिकल में घुस गया। राइट वेंट्रिकल उसको फिर से पंप करेगा थ्रू राइट एट्रियम टू द लंग्स। लंग्स में फिर से ऑक्सीजनेशन होगा, वो ब्लड कैरी होके आएगा थ्रू पल्मोनरी वेन। तो इधर देख लेते हैं क्या होता है। आपको याद रखना है लेफ्ट इज ऑलवेज फॉर ऑक्सीजनेटेड। तो लेफ्ट के लिए है क्या, पल्मोनरी आर्टरी, ये हो गया राइट का। पल्मोनरी आर्टरी क्या करता है, फ्रॉम राइट एट्रियम टू लंग्स कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये हो गया पल्मोनरी आर्टरी। ये हो गया एओर्टा, डोर्सल एओर्टा, वेंट्रिकल से बॉडी पार्ट्स में चला गया। और पल्मोनरी वेन जो हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करना है। अगर समझ नहीं आया तो फिर से रिवाइंड करके यही सेम बातें सुन लो, तब आसानी से याद हो जाएगा। आप ये सब नहीं पूछते वो लोग, आप लोगों को कुछ वेल्व्स के बारे में, एसएन, एवियन, इन सब के बारे में पूछेंगे तो वो सब देख लेते हैं। राइट एट्रियम में क्या होता है, ट्राइक्यूस्पिड वाल्व, और लेफ्ट एट्रियम में बाइक्यूस्पिड वाल्व, उसको मिट्रल वाल्व भी बोला जाता है। ये कुछ मैंने पॉइंट्स नोट डाउन किए थे। लेफ्ट में याद रखना है हर टाइम होता है ऑक्सीजनेटेड, और राइट में होता है डीऑक्सीजनेटेड। सिस्टोल को क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन, और डायस्टोल को रिलैक्सेशन। और जो पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी लंग से जो रिसीव कर रहे हैं, पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा, उसमें क्या होता है कि सेमिलुनर वेल्व्स भी होता है उसमें। दिस प्रिवेंट्स बैकवर्ड फ्लो। तो आपको याद करना है पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टा में बैकवर्ड फ्लो प्रिवेंट करने के लिए सेमिलुनर वेल्व्स होता है। एसएन कहाँ होता है, ये देखो हाईलाइट करके रखना है। एसएन ये राइट एट्रियम है, इस प्रेजेंट ऑन द वॉल ऑफ राइट एट्रियम नियर वीना केवा, वीना केवा के सामने है। कॉन्ट्रैक्टेड बाय मेडुला ऑब्लांगेटा, ये आपको याद करना है। और एवियन जिसमें ट्राइक्यूस्पिड वाल्व भी होता है राइट एट्रियम में, सामने है देखो। दिस ऑपरेट्स ऑन द कार्डियक इम्पल्स जनरेटेड बाय एसएन। सैन के बारे में पूछेगा आप लोगों को अगर क्वेश्चन आता है इसके बारे में, बाइक्यूस्पिड ट्राइक्यूस्पिड वाल्व्स कहाँ होता है और एसएन किस एट्रियम के वॉल में होता है। तो हो गया, ये इजी था। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने नोट डाउन किया था, देख लेते हैं। लेट्स गो थ्रू दिस। वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन क्या करता है, हाँ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन हुआ, फिर ये एट्रियम रिलैक्सेस, then oxygenated blood is pumped to aorta and deoxygenated blood is pumped out of pulmonary artery. Deoxygenated blood is pumped out of pulmonary artery, oxygenated blood pumped to aorta. बॉडी में जाएगा, बॉडी में वेंट्रिकल क्या कर रहा है, बॉडी में थ्रू डोर्सल एओर्टा बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड पास कर रहा है। और अपना क्या हुआ, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी राइट एट्रियम से उधर लेके जा रहा है, क्या बोलता है, लंग्स में। ये आपको याद करना है फॉर्मूला। कार्डियक आउटपुट क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। और दो चीज़ आपको और याद करना है, वो होता है लब एंड डब।
ये वेल्व जब वेल्व क्लोजिंग के टाइम पे एक साउंड आता है, तो फर्स्ट जो होता है लब, ये लॉन्गर होता है. इट इज कॉज्ड बाय द क्लोजर ऑफ बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व. ये कहाँ है आपको याद करना है, इधर क्लोजर ऑफ बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व. ये सब ज़्यादा टाइम के लिए होता है, सुनाई देता है. और डब जो होता है इसका ऑल्सो सेमिलुनर वाल्व, वो पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टा में होता है. देखो ना, सब कुछ ट्रेस हो रहा है इधर से, सब कुछ रिलेटेड है. तो हाँ, और एक पॉइंट आपको याद करना है, ये फिंगर टिप्स में था. सुपीरियर वेना कवा इधर भी दिखा देता हूँ. वीना केवा देख रहे हो, इट रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम अपर पार्ट ऑफ बॉडी टू राइट एट्रियम, और इंफीरियर वेना कवा फ्रॉम लोअर पार्ट टू राइट एट्रियम. समझ आ रहा है? इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ये PQRST, ये इकोकार्डियोग्राफी का बार बार पूछा जाता है. पी क्या होता है? सिस्टोल ऑफ एट्रिया. ये आपको याद रखना है, सिस्टोल ऑफ एट्रिया. और उसको एक्साइटेशन और डीपोलराइजेशन भी बोला है. डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, ये याद रखना है बस. डीपोलराइजेशन मतलब सिस्टोल, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया. उसके बाद आपको जो याद करना है वो होता है QRS, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल. और T इज डीपोलराइजेशन, मतलब सिस्टोल से डायस्टोल में आ रहा है, फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टेड स्टेज टू अ रिलैक्स स्टेट. T ऑल्सो मार्क्स द एंड ऑफ सिस्टोल. ये आपको याद करना है. ये 3 पॉइंट है, समराइज करके मैंने लिख दिया, इजी है. फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट दी, ये आपको मैंने ट्रेस करके समझा दिया, आपको कुछ कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए अभी. ये आपको याद करना है कि आर्टरीज और वेन्स के बारे में आपको याद करना है. आर्टरी में ऑब्वियसली प्रेशर ज़्यादा होगा, तो इसका जो ट्यूनिका मीडिया है वो थिक होता है, तो स्पेस कम है तो प्रेशर ज़्यादा होगा. वेन में रिसीव्स अ लॉट ऑफ ब्लड, तो इजी फ्लो के लिए इसका लुमेन बड़ा होता है, इसका छोटा हो गया. ये आपको ट्रेस करके मैंने बता दिया, समझ आ गया होगा. अभी आपको पढ़ना है न्यूरल्स एंड वो मेडुला ऑब्लांगेटा बोला था ना कि SAN जो होता है, कंट्रोल बाय मेडुला ऑब्लांगेटा, उसके बारे में और कुछ पढ़ना है. न्यूरल सेंट्रल मेडुला ऑब्लांगेटा, ये ANS में 2 कैटेगराइजेशन होता है, ये सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक. सिंपैथेटिक आपको याद करना है. सिंपैथेटिक क्या करता है? सिंपैथी हो गया, ऐसे याद कर सकते हो, इसलिए उसका हार्ट बीट बढ़ गया, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन बढ़ गया, कार्डियक आउटपुट भी बढ़ गया, सब कुछ बढ़ गया. और पैरासिम्पैथेटिक, उसका हार्ट रेट कम गया, कार्डियक आउटपुट सब घट गया. सिंपैथेटिक में बढ़ जाता है, पैरासिम्पैथेटिक में घट गया. और ये आपको याद है, एक लास्ट लाइन में लिखा हुआ था कि ये जो कार्डियक आउटपुट जो बढ़ा रहा है, दिस कैन ऑल्सो बी डन बाय एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन्स, एड्रिनलिन, नॉन एड्रिनलिन, एपिफ्रिन जो बोलते हैं, एपिफ्रिन एंड नॉन एपिफ्रिन. उसके बाद बोला गया. ये ऐसे पॉइंट आपको याद रखना है. ये लिखा हुआ है, कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है वैसे, फिर भी देख लेते हैं. ये इसके ऊपर लिखा है आर्टरी और वेन, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज के बारे में, कि लेयर्स होता है उसमें, ट्यूनिका इंटीमा, मीडिया और ट्यूनिका एक्सटर्नल. ट्यूनिका इंटीमा बनता है स्क्वामस एपिथेलियम से, मीडिया में स्मूथ एंड इलास्टिक फाइबर्स, और वो थिनर इन वेन्स होते. बोला मीडिया में थिन क्यों हुआ? क्योंकि ज़्यादा जाना है, उसका लूमेन बड़ा हो गया, और इसमें प्रेशर बिल्ड करना है, इसलिए छोटा हो गया. तो और एक्सटर्नल वो बाहर का, उसमें फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है. ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है. और कुछ हम लोगों को वो डिजीज़ के बारे में याद करना है. हाँ, कुछ ज़्यादा नहीं है, सिर्फ थोड़े पॉइंट्स. एथेरोस्क्लेरोसिस होता है कार्डियक आर्टरी डिजीज, वो डिपोजिशन ऑफ ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, क्योंकि देर इज डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, फैट एंड कोलेस्ट्रॉल विच मेक्स दी आर्टरीज नैरोवर. एंगिना पेक्टोरिस होता है, दिस इज एक्यूट चेस्ट पेन व्हेन नॉट एनफ
O2 रीचेज द हार्ट मसल। ये इसमें कन्फ्यूजन होता है, मैं आप लोगों को क्यों क्लियर करा दूंगा। फिर लास्ट डिजीजेस देख लेते हैं। हार्ट फेलियर कब होता है? फेलियर आपको याद करना है और फिर इसका फंक्शन है हार्ट फेल्स टू, नॉट पंपिंग की जगह आप याद रखना है, ऐसा याद रखना। हार्ट फेल्स बिकॉज, क्यों फेल कर रहा है? फेलियर इसको क्यों बोला जाता है? बिकॉज वो एनफ O2 सप्लाई नहीं कर पा रहा है, तो इंडिकेशन ऑफ फेलियर, इसलिए फेल बोल दिया इसको, हार्ट फेलियर। कार्डियक अरेस्ट हो गया, अरेस्ट सडनली स्टॉप्स द हार्ट ब्रीदिंग, लिख दिया मैंने, सॉरी बीटिंग होना चाहिए। हार्ट सडनली स्टॉप्स बीटिंग, अरेस्ट हो गया मतलब स्टॉप। हार्ट अटैक क्या हुआ? अटैक हो गया उसमें, अटैक, तो क्या हो गया? The heart muscles got suddenly damaged because of inadequate supply of O2, मतलब O2 सप्लाई कमी और मतलब सडनली उसका हार्ट मसल्स गॉट डैमेज, सो कार्डियक अटैक। और हाइपरटेंशन को आपको वो आपको याद करना है, 140/90 होता है सिस्टोल के टाइम पे, और नॉर्मल कितना होना चाहिए? 120 to 80। नॉर्मल होता है 120/80 और हाइपरटेंशन के टाइम में 140 to 90। फिर से एंगिना पेक्टोरिस देख लेते हैं। एंगिना पेक्टोरिस एक्यूट चेस्ट पेन व्हेन नॉट एनफ O2 रीचेज हार्ट मसल। और हार्ट फेलियर इज व्हेन हार्ट फेल्स टू पंप एनफ O2 फॉर बॉडी। तो हो गया इसके साथ चैप्टर कंप्लीट। थैंक यू।